गुड इवनिंग। सो गाइज ये इनसाइट्स के 7th एंड 8th अक्टूबर के डेली करंट अफेयर्स हैं। तो गाइज इसमें भी मुश्किल से 5 to 6 न्यूज़ ही हैं जो हमने लेफ्ट है, और उसमें से मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने आपको वो न्यूज़ करवाई हुई है, क्योंकि वो जरूरी नहीं है कि जो न्यूज़ में 7th एंड 8th अक्टूबर के इनसाइट्स में है वो विजन की उसी दिन में होगा। कुछ कभी कभी एक हफ्ते का गैप भी हो सकता है, तो ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है। तो क्या जैसे डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस, ये हमने ना 26 सितंबर में किया हुआ है, ठीक है। तो जबकि देखो ये 8 अक्टूबर की है इनसाइट्स में, ठीक है। CSI टेक्नोलॉजीज फॉर रूरल डेवलपमेंट, तो गाइज ये हमने रिसेंटली किया था 8 अक्टूबर में या 7 अक्टूबर में होगी, आप इसकी शॉर्ट न्यूज में देख सकते हो। इंडिया जापान साइबर सिक्योरिटी टूल, ये भी हमने 8 अक्टूबर में ही की हुई है या 9 अक्टूबर में, आप देख लेना, ठीक है, एक दो दिन ऊपर नीचे होता है, ठीक है, पर ये हमने किया हुआ है। स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट, ये पूरा किया था, मेन न्यूज में किया था। नेचुरल गैस मार्केटिंग रिफॉर्म्स, ये भी किया था हमने। इंटरनेशनल बारकोड ऑफ लाइफ, तो गाइज ये हमने किया था किस तरह से भी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और इंटरनेशनल बारकोड ऑफ लाइफ के बीच में क्या है, एक एग्रीमेंट हुआ है जिसमें वो डीएनए सीक्वेंसिंग पे क्या करेंगे, बारकोडिंग करेंगे, ठीक है, तो ये हमने किया है। इम्प्लीकेशन ऑफ द न्यू H1B वीजा, देखो गाइज ये हमने नहीं कवर किया, तो हम मैं अब करवाऊंगी। जो गाइज मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये इसलिए न्यूज में है क्योंकि देखो फार्मर्स बिल पास हुए तो उनके जो ऑब्जेक्शन थे, तो हमने फार्मर्स बिल्स को अच्छे से डिस्कस किया है, और जो रह जाएगी डिस्कशन, तो अब तो मैं मंथली करंट अफेयर्स भी करा रही हूँ, तो उसमें बहुत कंप्रिहेंसिव वे में क्या कवर होगी आपकी। रीनिकोरस बीटल, तो गाइज ये हमने नहीं करा, तो ये मैं आपको डिस्कस कराऊंगी। नोबेल प्राइज फॉर जीनोम एडिटिंग, तो गाइज हमने नोबेल प्राइज फॉर जो केमिस्ट्री पढ़ा था, तो ये हमने पढ़ चुके हैं। सब सोनिक निर्भय मिसाइल, गाइज मुझे ऐसा लग रहा है मैंने करवाई है, लेकिन मैं फिर भी आपको यहाँ पे कवर करवाऊंगी, ठीक है। आगे पढ़ते हैं हम। देखो हमने तो कर लिया अमेजन रिस्क टिपिंग फ्रॉम फॉरेस्ट टू सवाना, तो गाइस ये तो हमने सेम न्यूज इनसाइट्स में ही करवाई है मैंने लास्ट में, तो हम कर चुके हैं। ड्रस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर स्नो मेल्ट इन हिमालयन रीजन, तो ये नहीं किया, मैं आपको बढ़ा दूंगी, ये बहुत नॉर्मल न्यूज है, कोई बड़ी बात नहीं। हेपेटाइटिस सी वायरस ब्लैक होस्ट, तो गाइस आपको पता ही नोबेल प्राइज अभी मेडिसिन में मिला, तो इससे रिलेटेड न्यूज है, और ये नोबेल प्राइज अभी फिजिक्स में मिला, तो उससे रिलेटेड न्यूज है। इंडिया गैदर चिंकारा, तो गाइज ये मैंने करवाई हुई है, ये नहीं मुझे पता कब करवाई हुई है, ठीक है, पर ये मैंने कवर करवाया हुआ है, ठीक है। ठीक है, तो गाइज यही हमारी जो न्यूज है जो कवर होती है, ठीक है। तो आगे इंडो कैनेडियन बिजनेस चैम्बर, ये मैंने नहीं करवाया, तो मैं अभी आपको करवाऊंगी। जो कि इंडियन साइन लैंग्वेजेस हमने पढ़ा था, किस तरह से जो एजुकेशनल मटेरियल है उसको इंडियन साइन लैंग्वेज में कन्वर्ट करवाया जाएगा, ठीक है, तो एक ये हम पढ़ेंगे अभी। नेशनल क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, तो गाइज ये हमने शॉर्ट न्यूज में पढ़ा था 7 अक्टूबर को ही, तो ये हमने पढ़ा, ठीक है। तो गाइज आप देख लो अब कितनी न्यूज है, ओनली 5 न्यूज होंगी जो हमने नहीं पढ़ी है। देखो चलो हम स्टार्ट करते हैं। रिनोसरस बीटल है क्या, देखो गाइज पहले मैं आपको बता दूं, एक तरह का जो पेस्ट है, ये मेनली जो कोकोनट प्लांट है उसको इफेक्ट करता है, ठीक है। तो रिसेंटली क्या, कोकोनट रिसर्च स्टेशन जो कि कहाँ पे है, वेपानाकुलम ने, उसने फार्मर्स को एडवाइस किया जो भी इसमें एंगेज्ड हैं, जो कोकोनट सीडलिंग्स को रिप्लांट करते हैं, उनका एरिया जिनका साइक्लोन गाजा की वजह से इफेक्ट हुआ है, तो उनको बताया कि आप कौन सी अप्रोच यूज करो ताकि आप क्या कर सको, ये जो पेस्ट अटैक करती है कोकोनट के ट्रीज पे उनको चेक कर सको, ठीक है। तो रिनोगर्स बीटल क्या, मैंने आपको अभी बताया कि एक तरह का पेस्ट है, ये एशियाटिक रिनोगर्स बीटल भी बोलते हैं, कोकोनट रिनोसरस बीटल भी बोलते हैं, कोकोनट पाम रिनोसरस बीटल भी बोलते हैं। ये रिनोसरस बीटल की स्पीसीज किस फैमिली की है, स्कारा बीटल। देखो गाइस ये आपको लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है क्या फैमिली है, ठीक है। ये जो पेस्ट एक तरह का क्या करता है, जो कोकोनट ट्रीज है उसके जो लीव्स है ना उसको कट कर देता है वी शेप में, ठीक है। ये एशिया से नेटिव है, मेनली इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में पाई जाती है। ये क्या करता है, कोकोनट जो बीटल है ये काफी क्या करता है, जो प्रेफर्ड जो होस्ट प्लांट है वहां उसको इफेक्ट करता है। जो इसका जो प्लांट है प्रेफर्ड वो है कोकोस न्यूक्फेला एल, ठीक है। विजुअल साइंस कहते हैं, वो क्या करते हैं, जैसे डैमेज करते हैं तो या तो उनके जो लीव्स हैं वहां पे होल्स कर देगी, ठीक है, या फिर वी शेप, मैंने आपको बताया वी शेप उनके लीव्स को कट कर देगी, ठीक है। ये हर्बीवोरस इंसेक्ट है, हर्बीवोरस का मतलब क्या है, ये मतलब कि जो है ये मतलब आपको पता है वेजिटेरियन टाइप है, ठीक है, तो प्लांट्स को ये कंज्यूम करता है तभी उनको अफेक्ट करता है, ठीक है। इसको मतलब देखो आप क्या कर सकते हो, अभी क्या बताया उनको कि आप क्या करो कि चेक करो, ठीक है। तो अब वो कैसे चेक करेंगे, ग्रीन मस्कंड फंगस, ये एक स्प्रे है जिसको वो स्प्रे करेंगे ट्री पे ताकि इस पेस्ट को चेक कर सके, ठीक है। तो गाइस यही था इस न्यूज में। नेक्स्ट न्यूज में पढ़ते हैं, वाई इंडो कैनेडियन बिजनेस टेम्पररी न्यूज में था, पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने आपको कभी ना कभी कराया इंडिया कनाडा, क्योंकि हम इंडिया कनाडा के रिलेशंस पढ़ते रहते हैं। रिसेंटली क्या है, इंडिया कनाडा के एग्रीटेक वर्चुअल सेमिनार हुआ, किसने ऑर्गेनाइज किया, इंडो कैनेडियन बिजनेस चैम्बर ने ऑर्गेनाइज किया, इन कोलैबोरेशन विद किसके साथ, इंडिया के कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में। अब जरा हम ये पढ़ लेते हैं इंडो कैनेडियन बिजनेस चैम्बर है क्या। देखो ये ओनली ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में जो प्योरली डेडिकेटेड है ताकि हम क्या कर सके, इंडिया और कनाडा में इकोनॉमिक और बायलैटरल रिलेशंस को प्रमोट कर सके। ये काफी क्लोजली वर्क करता है विद हाई कमीशन ऑफ कनाडा जो कि इंडिया में है,
ऑन कोर इश्यूज जैसे बायलेटरल ट्रेड पे लेके इन इंडिया कनाडा बिजनेस कॉरिडोर। इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1994 में। इसका मेन फोकस किसके सेक्टर्स में है? एजुकेशन एंड एडवांस स्किल डेवलपमेंट में, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, एरोस्पेस, आईसीटी एंड लीगल सर्विसेज में। देखो ऑब्जेक्टिव इसका यही है ताकि हम क्या कर सकें, इंडिया और कनाडा के बीच में ट्रेड और बिजनेस रिलेशंस को प्रमोट कर सके। हम क्या कर सके, दोनों कंट्रीज को, कंपनीज को जो भी रिसोर्सेज चाहिए वो प्रोवाइड करवा सके। ठीक है, हम क्या कर सके, टू सर्व एज अ वॉइस फॉर इंडस्ट्री, फैसिलिटेट एक्सचेंज ऑफ नॉलेज। दोनों कंट्रीज के आपस में नॉलेज को शेयर कर सके, एक्सचेंज कर सके, ठीक है, बिटवीन गवर्नमेंट या बिजनेसेस। और क्या कर सके, हम वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके टू मेंबरशिप एट ऑल द टाइम। ठीक है, तो गाइस इस न्यूज में इतना ही था। अभी डस्ट रिस्पॉन्सिबल क्यों है स्नो मेल्ट के हिमालय रीजन में लेके। ठीक है, तो गाइस ये एनवायरमेंट ज्योग्राफी दोनों से रिलेटेड है। देखो रिसेंटली केस स्टडी पब्लिश करी किसने, जर्नल। देखो जो नेचर जर्नल है वो बहुत अच्छा जर्नल है। ठीक है, तो अभी क्या है, नेचर क्लाइमेट चेंज जर्नल में एक स्टडी पब्लिश की है जिसमें ये बताया कि जो हिमालय रीजन में जो स्नो मेल्ट हो रही है उसके लिए डस्ट रिस्पॉन्सिबल है। हाईलाइट किया है, देखो जो डस्ट पार्टिकल जो मेनली सऊदी अरब से ट्रांसपोर्ट होते हैं वो वेस्टर्न हिमालय में डिपॉजिट हो जाते हैं। कहाँ पे, हिंदू कुश, काराकोरम, वेस्टर्न हिमालयन रेंजेस, यहाँ पे क्या कर जाते हैं, क्या करते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या बाद में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं इन मेल्टिंग स्नो। ये पहली बार है जब ये रोल प्ले किया गया, किस तरह से लॉन्ग डिस्टेंस पे जब डस्ट क्या करती हैं, ट्रेवल करती हैं और मतलब कि हाई एल्टीट्यूड पे क्या करती हैं, बैठ जाती हैं और स्नो को मेल्ट करती हैं। ठीक है, देखो डस्ट जो ट्रांसपोर्ट होती है, देखो इसमें ये बताया, देखो दो चीजें होती हैं, एक डस्ट होती है, एक ब्लैक कार्बन होता है। ठीक है, ब्लैक कार्बन क्या है, ये मेनली जो कम एलिवेशन पे जो माउंटेन्स होती है वहां पे डिपॉजिट होती है, मतलब कि सरफेस फिनोमिना है, नियरली जो 3 किलोमीटर एलिवेशन है वहां पे क्या होती है, सेटल डाउन होती है। जबकि जो डस्ट होती है वो हाई एल्टीट्यूड पे क्या होती है, डिपॉजिट होती है, नियरली 1 to 5 किलोमीटर एलिवेशन पे क्या होती है, डिपॉजिट होती है। जो इस स्टडी के ऑथर्स हैं, मतलब जिन्होंने ये पेपर पब्लिश किया है, उन्होंने क्या है, डस्ट और ब्लैक कार्बन दोनों का इम्पैक्ट बताया है कि किस तरह से वो स्नो को मेल्ट करते हैं। ठीक है, ब्लैक कार्बन का ज्यादा स्नो एल्बेडो, मतलब कि ये ज्यादा स्नो को क्या करती है, मेल्ट करती है एज कम्पेयर टू डस्ट, क्योंकि जो इसका मास एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी है वो ज्यादा है। लेकिन इसमें ज्यादा ये भी बताया कि लेकिन जो डस्ट की वजह से क्या है, लेकिन ज्यादा स्नो मेल्टिंग देखने को मिल रही है। देखो वैसे हमने पढ़ा कि इन जनरल क्या, ब्लैक कार्बन ज्यादा स्नो को मेल्ट करती है एज कम्पेयर टू डस्ट, लेकिन जो यहाँ स्टडी देखने को मिल रही है उसमें यह कि डस्ट ज्यादा मेल्ट कर रही है एज कम्पेयर टू ब्लैक कार्बन। क्यों? क्योंकि डस्ट क्या है, ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है हिमालयस में एज कम्पेयर टू ब्लैक कार्बन। ठीक है, स्टडी फाउंडेड के जो रेडिएटिव इफेक्ट है डस्ट का स्नो पे वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू ब्लैक कार्बन, क्योंकि वो क्या हाइयर एलिवेशन में, मैंने आपको क्या बताया, हाइयर एलिवेशन में क्या ज्यादा से ज्यादा डस्ट डिपॉजिट होती है। ठीक है, ये क्यों है, क्योंकि जो डिपोजिशन है डस्ट की वो 100 to 1000 टाइम ज्यादा एज कम्पेयर टू ब्लैक कार्बन। अभी मैंने आपको बता दिया, जैसे जैसे एलिवेशन बढ़ती रहती है तो डस्ट का इन्फ्लुएंस है वो ज्यादा होता रहता है एज कम्पेयर टू ब्लैक कार्बन। ठीक है, जिसकी वजह से जो स्नो मेल्ट वो ज्यादा होता है और जो स्नो की जो रिडक्शन होती है वो नियरली 3 to 5 किलोमीटर एलिवेशन होता है। स्टडी ने ये भी पाया गया जो ब्लैक कार्बन है वो मेनली लोअर एलिवेशन, मैंने आपको बता दिया ये मेनली सरफेस फिनोमिना है, जो कम एल्टीट्यूड पे ये स्नो मेल्ट करते हैं, जबकि हायर एल्टीट्यूड पे मेनली डस्ट मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर है। ठीक है, जो वेस्टर्ली, आपको पता है जो वेस्टर्ली विंड्स हैं जो वेस्ट से साउथ की वेस्ट टू ईस्ट चलती हैं, वो जो क्या करती हैं, वो डस्ट पार्टिकल्स को ट्रांसपोर्ट करती हैं प्री मानसून पीरियड में, मतलब कि जब हमारा मानसून आता है उससे पहले प्री मानसून पीरियड में मैक्सिमम मतलब देखो हवा के साथ डस्ट तो चल के ही आती है और ये करती है वेस्टर्न हिमालयन रीजन में डिपॉजिट हो जाती है एट हायर एल्टीट्यूड। जो अगर हम एनुअल कंट्रीब्यूशन देखा जाए डस्ट की वजह से जो स्नो मेल्ट हो रहा है वो फ्यूचर में क्या होगा, इंक्रीज होने वाला है, क्योंकि जो ब्लैक कार्बन है वो सिर्फ लोअर एलिवेशन को इफेक्ट करता है, वीकन्स विद ड्यूरिंग स्नोपैक ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, सो गाइस आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इंडिया जापान साइबर सिक्योरिटी टूल ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं विजन में, मैं दोबारा नहीं करवाऊंगी। ठीक है, अब क्या है न्यू H1B वीजा डिजाइन, ये न्यूज में क्यों था? देखो गाइस आपको पता है H1B वीजा किसको मिलता है, अगर आपको यूएसए में वर्क करना है, ठीक है, किसी अच्छी कंपनी में काम करना है तो आपको H1B वीजा चाहिए होता है। अभी आपको पता है कोरोना की वजह से इकोनॉमी बहुत ज्यादा इंपैक्ट हुई है, तो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी पढ़ती हुई किसने, यूएसए ने। देखो अभी क्या यूएसए एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला है कि उसने एक इंटरिम फाइनल रूल अनाउंस किया है जो स्ट्रेंथन करेगा नॉन इमिग्रेंट वर्क वीजा प्रोग्राम को अंडर द न्यू H1 वीजा डिजाइन। देखो अब हम करते हैं इंटरिम फाइनल रूल है क्या अंडर द न्यू H1B वीजा डिजाइन। देखो अभी क्या कुछ एग्जीक्यूटिव पॉलिसीज हैं जो अनाउंस की गई हैं वहां की एजेंसीज के द्वारा, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी या फिर यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज के द्वारा। इसमें क्या है, अगर सपोज करो कोई भी जो यूएसए की कंपनी है इंडिया के पर्सन को हायर करती है तो उसे सबसे पहले क्या करने का 60 दिन का पीरियड देना पड़ेगा, और कमेंट्स कौन करेगा, ये जो डिपार्टमेंट ऑफ इनका डीएचएस है वो उनको बताएगा। ठीक है, डीएचएस ने इसमें बोला है कि अगर कोई भी एम्प्लॉई H1B वर्कर लाइक वो चाह रहे हैं यूएसए में जॉब पाना,
तो जिस कंपनी में चाह रहा है तो उस कंपनी को पहले क्या करना पड़ेगा, एक मतलब कि आपको ये बताना पड़ेगा, सारी डिटेल देनी पड़ेगी कि आपके एम्प्लॉयमेंट की वजह से हमारी जो यूएसए की इकोनॉमिक है उसको इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो वर्सन नहीं होएगी। ठीक है, तो ये बताना है। अब क्या प्रपोज किए हैं चेंजेस, देखो सबसे पहले इन्होंने क्या किया है, देखो जो स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन की जो डेफिनेशन है उसको नैरो कर दिया गया है, जिसकी वजह से क्या है, अब जो H1B वीजास के जो वर्कर्स जो हायर हैं मतलब कि वो कम कर पाएगी। ठीक है, इसका मतलब ये जो अब यूएसए में जो कंपनीज और एजेंसीज हैं वो कम वर्कर्स को हायर कर पाएगी और ज्यादा से ज्यादा डोमेस्टिक वर्कर्स को हायर करेगी। सेकंड ये चेंज किया कि इन्होंने ये बताया कि जो कंपनीज है वो कहीं ना कहीं फेक काम बहुत करती हैं। फेक काम किस तरह, मतलब कि यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले भी पास्ट में ये एलेक्ट किया था कि बोथ इंडिया की यूएस बेस्ड दोनों कंपनीज क्या करती हैं, H1B वर्क वीजा ऑफर कर देती हैं फॉरेनर्स को, लेकिन सिर्फ वो पेपर पे होती हैं ताकि वो क्या कर सके, टैक्स को इवेड कर सके। ठीक है, इस वजह से क्या है ना, तो वो जो यूएसए वर्कर्स को मिल पाती और ना ही क्या मिल पाती, किसी को नहीं मिल पाती। तो यही उन्होंने बताया है। तीसरा इन्होंने बोला, थर्ड और फाइनल प्रपोज ये करा है कि जो न्यू H1B नॉर्म्स है उनको बेटर एनफोर्समेंट दिया जाएगा, उनको वर्क साइट पे इंस्पेक्ट किया जाएगा, मॉनिटर किया जाएगा बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द H1B वीजा। जब एक बार अगर वीजा अप्रूव हो जाए उससे पहले उसके बाद क्या है, इसको इसकी मॉनिटरिंग होगी। ठीक है, ताकि कुछ काला काम ना हो। अब इसका जो इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इंडिया पे, देखो क्या है, जो डिपार्टमेंट है इसने क्या किया, मैंने आपको अभी बताया, जो स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन की डेफिनेशन को नैरो कर दिया, जिस वजह से क्या है, अब 65,000 वीजाज हैं वो क्या हो जाएंगे, जो हर साल जो मतलब कि कम इशू होंगे। ठीक है, 65,000 जो वीजाज हैं अब वो कम इशू होंगे। यूएस सिटीजन एंड इमिग्रेशन सर्विसेज ने क्या है, हर साल 2.5 लाख H1B वर्क वीजा की एप्लीकेशन इसको मिलती है, जिसमें से 67% वीजा सिर्फ इंडिया से क्या होते हैं, एप्लीकेशन फाइल होते हैं। मतलब कि सिर्फ 2.5 लाख वीजास में 1.84 लाख वीजा इंडियंस के द्वारा अप्लाई किया जाता है। इससे क्यों आएगा, जो रिडक्शन होगी इन ओवरऑल कोट ऑफ H1B वीजा वर्कर्स। ठीक है, तो इसमें यही है कि वो क्या करेगी, वो चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा जो मनी है वो लोकल टैलेंट को हायर करने में यूज की जाए। ठीक है, फिर साथ में जो प्रपोज चेंज किया कि ऑफकोर्स ये ग्लोबली जो आईटी कंपनीज है उनको भी इम्पैक्ट करेगी, क्योंकि अब उन्हें क्या करना पड़ेगा, जो मतलब कि ज्यादा से ज्यादा H1B वीजा वर्कर्स को हायर करती है। ठीक है, सो गाइस आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, सब सोनिक निर्भय मिसाइल न्यूज में क्यों था, मैंने ये करवाई हुई है बट मुझे याद नहीं आ रही है। देखो अभी कोविड-19 पेंडेमिक के वक्त जब चाइना काफी टेंशन आपको दे रहा है, तो डीआरडीओ ने क्या किया, सेवरल टेस्ट किए मिसाइल्स की एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजी। तो अभी डीआरडीओ ने रेडी किया टेस्ट किसका, सब सोनिक निर्भय मिसाइल। जो कि सब सोनिक हाइपरसोनिक क्या होता है मैं आपको काफी बार बता चुकी हूँ। ठीक है, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है ये मैं बता दूँ। ठीक है, तो जो सब सोनिक निर्भय मिसाइल है, जो इसकी रेंज है वो 1000 किलोमीटर है और जो स्पीड किसकी है कि 0.8 मास स्पीड है। ठीक है, इंडिया की फर्स्ट डोमेस्टिकली डेवलप लॉन्ग रेंज सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल है, इंडिया के द्वारा डेवलप की गई है। डिजाइन और डेवलप किसके द्वारा की गई, डीआरडीओ के द्वारा। देखो ये क्या करेगी, सिमिलर जो एक्टिविटीज है, कैपेबिलिटीज है, कंट्रोल गाइडेंस प्रोवाइड करेगी। एक्यूरेसी है, स्टील्थ कैपेबिलिटीज है ऑफ अमेरिकाज टोमाहॉक एंड पाकिस्तान बाबर। देखो इसके पास क्या है, एनिमी के टेरिटरी में ही जा सकते हैं। देखो मैंने आपको कराया है, पता नहीं मुझे क्यों नहीं याद आ रहा है। एनिमी के टेरिटरी में क्या जा सकती है इजीली, उसका टारगेट्स को क्या कर सकती है, मतलब कि टारगेट कर सकती है। ठीक है, हाई एक्यूरेसी के साथ। देखो इसलिए क्या है, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स आप लॉन्च कर सकते हो, चाहे आप शिप से भी कर सकते हो, सबमरीन से भी कर सकते हो, एयरक्राफ्ट से भी कर सकते हो, लैंड बेस्ड व्हीकल्स के द्वारा भी कर सकते हो। मतलब कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों के द्वारा इसको यूज किया जा सकता है। ऑफ कोर्स अब सबमरीन से आप लॉन्च कर सकते हो। तो इसके बाद नेविगेशन सिस्टम भी है जिसको डेवलप किया गया इसके द्वारा, रिसर्च सेंटर इमारत, जो वेपन को गाइड करेगा। देखो मिसाइल क्या कर सकती है, 500 मीटर तक की एल्टीट्यूड के साथ 4 किलोमीटर तक भी क्या सकती है, जा सकती है। और जो एनिमी का रडार है वो इसे डिटेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये भी मैंने बताया था आपको। जो निर्भय है वो 2 स्टेज मिसाइल है और जो कैपेबल ऑफ कैरिंग, मतलब कि ये क्या 24 डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लियर वॉरहेड्स को कैरी कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे जो हमारी जो न्यूज थी वो हमारी कंप्लीट हो गई है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखो गाइस इसमें यही था, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल में क्या डिफरेंस है, जो मैं आपसे ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुकी हूँ। ठीक है, तो यार ठीक है, पसंद आए तो लाइक करना, अगर कोई डाउट हो कमेंट करना। तब तक बाय बाय, टाटा।